हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th की हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट, यानी कि आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराओं के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग वर्ग के द्वारा किस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या मतलब निकाला गया और किस तरीके से उन लोगों ने आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द मूवमेंट इन टाउन्स, यानी कि शहरों में किस तरीके से यह आंदोलन चला। यहाँ पे आंदोलन का मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से है। फिर हम देखेंगे कि रीजन्स बिहाइंड स्लोइंग डाउन ऑफ मूवमेंट्स, यानी कि शहरों में जो आंदोलन चल रहा था वो धीरे धीरे क्यों उसकी गति जो है वो धीमी पड़ती चली गई। फिर हम पढ़ेंगे रेबल इन द कंट्री साइड, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन के बारे में, जिसमें हम दो केसेस पढ़ेंगे, अवध का और गुडेम हिल्स का। फिर हम देखेंगे स्वराज इन द असम प्लांटेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे चौरी चौरा इंसिडेंट ऑफ 1922 और लास्ट में हम देखेंगे आज के लेक्चर पे बेस कुछ प्रीवियस ईयर के बोर्ड क्वेश्चंस। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, इसका बैकग्राउंड हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया था। यह जनवरी 1921 में एक साथ शुरू किया गया भारत में। बहुत सारे सोशल ग्रुप्स ने, अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया और लगभग सभी सोशल ग्रुप्स का, सभी सामाजिक वर्गों का अपना अपना एस्पिरेशंस था। सबके अपने अपने इस आंदोलन में भाग लेने के उद्देश्य थे। इसमें जितने लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया, सभी ने स्वराज का जो नारा दिया गया था उसके जवाब में इस आंदोलन में भाग लेना शुरू किया। लेकिन हर किसी के लिए यहाँ पे स्वराज का मतलब अलग था, यानी हर व्यक्ति के लिए स्वराज का मतलब अलग निकल रहा था। तो किसके लिए क्या मतलब था, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं द मूवमेंट इन द टाउन्स, यानी शहरों में यह आंदोलन किस तरीके से चला। शहरों में यह आंदोलन दोस्तों मिडिल क्लास लोगों के द्वारा शुरू किया गया, यानी जो मध्यम वर्ग है उसने इसमें पार्टिसिपेशन करना शुरू किया और उसके बाद शहरों में, टाउन्स में यह आंदोलन शुरू हुआ। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, हजारों विद्यार्थियों ने गवर्नमेंट स्कूल्स, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कूल्स बनाए गए थे उसे, कॉलेजेस को छोड़ दिया। हेडमास्टर्स और टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया, यानी अपनी नौकरियां छोड़ दी जो सरकार के अधीन होकर के कार्य कर रहे थे। लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी, यानी कि जो भी लोग गवर्नमेंट के अधीन होकर के काम कर रहे थे या बच्चे जो गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए कॉलेजों में और स्कूलों में पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश हर सिस्टम का बहिष्कार कर दिया। उसी समय काउंसिल इलेक्शन होने वाले थे, यानी कि प्रांतीय चुनाव होने वाले थे। जो प्रांत होते हैं, जैसे हमारे समय में, आज के समय में जो राज्य हैं, उसी तरीके से उसमें प्रांत हुआ करते थे। तो उन प्रांतों के जो चुनाव होने वाले थे उनका बहुत सारे प्रोविंसेस ने बाइकआउट किया, यानी कि उन्होंने डिसीजन लिया कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सिर्फ एक एक्सेप्शन था मद्रास में, जहाँ पे एक जस्टिस पार्टी ने इसका बाइकआउट नहीं किया, क्योंकि यह पार्टी नॉन ब्राह्मण्स की थी, यानी कि इसमें ब्राह्मण्स लोग नहीं थे। सोसाइटी के बारे में आप उस समय के जानते होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस तरीके से सोसाइटी बटी हुई थी। तो जो जस्टिस पार्टी थी, इसके जो मेंबर्स थे वो नॉन ब्राह्मण्स थे, वो ब्राह्मण्स नहीं थे। और उनको ये लगता था कि अगर वो काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, अगर वो जीत जाते हैं तो वो पावर में आ जाएंगे, उनके पास कुछ पावर होगा और इस तरीके से वो उस पावर तक पहुंचेंगे जो सिर्फ पहले ब्राह्मण लोगों के पास रहा करती थी या उन्हें मिला करती थी। तो ये एक उद्देश्य था जस्टिस पार्टी का इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने का, और इसीलिए उन्होंने काउंसिल इलेक्शंस का इस दौरान बहिष्कार नहीं किया। इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इफेक्ट सबसे ज़्यादा और सबसे ड्रामेटिक तरीके से पड़ा इकोनॉमिक फ्रंट पे, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में। क्या हुआ, आर्थिक क्षेत्र में लोगों ने फॉरेन गुड्स का, यानी विदेशी सामानों का बाइकआउट करना शुरू किया। लीकर शॉप्स को पिकेट किया गया, यानी कि लीकर शॉप्स, जो शराब की दुकानें थी, उसको बंद करना शुरू कर दिया गया। लोगों ने विदेशी कपड़ों की होलियाँ जलाई। विदेशी कपड़े जितने लोगों के पास थे उन लोगों ने उसे जला दिया। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लोगों ने विदेशी कपड़े जो है, जो दूसरे देशों से बन करके आते थे, उसे एक जगह रखा हुआ है और इसे अभी से आग लगा दिया जाएगा। तो ये एक कुछ काम हुए। सबसे ज़्यादा इस मूवमेंट का असर जो मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक फ्रंट पे पड़ा, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में इस आंदोलन का सबसे ज़्यादा असर पड़ा। किस तरीके से पड़ा, इसको हम एक फैक्ट से समझ सकते हैं कि 1921 जब यह आंदोलन शुरू हुआ है एंड 1922, यानी कि इस आंदोलन के शुरू होने और एक साल के अंदर अंदर जो विदेशों से जो कपड़े आते थे, जो फॉरेन क्लॉथ्स आते थे, उसकी वैल्यू 102 करोड़ से 57 करोड़ हो गई, यानी कि सीधे आधी उसकी वैल्यू हो गई। जो पहले 102 करोड़ का आता था 1921 से पहले, वो 1922 तक 57 करोड़ का उसका वैल्यू हो गया। जो व्यापारी थे, जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, उन्होंने
विदेशी कंपनियों से, विदेशों से व्यापार करने से मना कर दिया। जैसे जैसे ये बैकवर्ड मूवमेंट आगे बढ़ता रहा, लोगों ने विदेशी कपड़े पहनने से मना कर दिए, ठीक है, और उन्होंने सिर्फ भारतीय कपड़े पहनना शुरू कर दिए जो इंडियन टेक्सटाइल मिल से बने होते थे और हैंडलूम से बने होते थे, यानी कि हाथ से चलने वाली मशीन से बने होते थे, जबकि जो विदेशों से कपड़े आते थे वो मशीनों से बने होते थे। अब धीरे धीरे यह आंदोलन जो चल रहा था, ये धीरे धीरे इसकी गति धीमी पड़ती चली गई। इसका क्या कारण था? इसका सबसे पहला कारण था खादी कपड़े जो लोगों ने अपनाया, जो विदेशी कपड़ों को बहिष्कार किया और भारत में बने हुए खादी कपड़े पहनना शुरू किया। यह बहुत ही महंगा होता था। कारण क्या था? कारण यह था कि यह मैनुअली बनता था, हैंडलूम्स पे बनता था, न कि मशीन्स पे बनता था, और हैंडलूम पे बनने की वजह से जो है इसका मूल्य जो है ज़्यादा होता था, और जो गरीब लोग थे वो इसे खरीदने का एफर्ट नहीं कर सकते थे, वो इसे खरीद नहीं सकते थे। यह मूवमेंट सक्सेसफुल होने के लिए यह भी ज़रूरी था कि कुछ अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएँ, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दिए, तो छोड़ने के बाद वो फिर कहाँ पढ़े, ये ऑप्शन उनके पास आना चाहिए था। अगर उस समय बहुत सारे भारतीयों के द्वारा, अगर भारत के लोगों के द्वारा अगर बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल बना दिए गए होते तो शायद वो वहाँ पे चले गए होते और फिर वापस जो है वो विदेशी स्कूलों में पढ़ने नहीं आते। जिन लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, उनके पास दूसरी कोई नौकरी नहीं थी, वो बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाए, बहुत लंबे समय तक बिना नौकरी के नहीं रह सकते थे, इसलिए वो वापस अपनी नौकरियों को ज्वाइन करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। तो जैसा मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स और टीचर्स वो वापस जाने लगे, और जो लॉयर्स थे उन्होंने वापस अपने काम को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। अब हम पढ़ेंगे रेबेल इन द कंट्री साइड। अभी हमने पढ़ा जो है रेबेल इन द टाउन्स, शहरों में किस तरीके से आंदोलन चला। अब हम पढ़ेंगे रेबेल इन द कंट्री साइड, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से आंदोलन चला। इसमें हम दो केसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवध के बारे में। इन अवध पेजेंट्स वेयर लेड बाय बाबा रामचंद्र। अवध में जो आंदोलन हुआ किसानों के द्वारा, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में, उस आंदोलन का नेतृत्व किया था बाबा रामचंद्र ने। ये यूपी का मैप है बच्चों, आप जो अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, और ये जो लाइटेड कलर का जो एरिया है ये उस समय का अवध का क्षेत्र है। और यहाँ पे जो आंदोलन हुआ उसे लीड किया था इन्होंने, जिनका नाम है बाबा रामचंद्र। यह एक सन्यासी थे जो पहले फिजी में, जो कि एक दूसरी कंट्री है, जो कैरेबियन कंट्री जहाँ पे है उस साइड में है, तो इस कंट्री में ये इंडेंचर्ड लेबर हुआ करते थे, यानी कि जो अनुबंधित मजदूर होते हैं, जिनको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे लेके जाया जाता है एक एग्रीमेंट के तहत। इस तरीके के मजदूर थे। इनको एग्रीमेंट के तहत भारत से फिजी में ले जाया गया होगा या गए होंगे, ये वहाँ पे काम करते थे, फिर ये वापस आए थे भारत में, और इन्होंने अवध में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया। इनका नाम था बाबा रामचंद्र। नाम याद रखिएगा, जगह का नाम याद रखिएगा। एक चीज़ और आपको बता दूं, इंडेंचर्ड लेबर को हिंदी में बोलते हैं गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लोग, मैंने आपको बताया कि एक एग्रीमेंट के तहत ये लोग जाते थे। तो चूंकि ये एग्रीमेंट के तहत जाते थे, तो ये जो एग्रीमेंट वर्ड है, ये जो मजदूर हमारे देश से जाते थे वो लोग जनरली पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो वो एग्रीमेंट वर्ड नहीं बोल पाते थे, वो उसे गिरमिट बोलते थे। और चूंकि वो एग्रीमेंट को गिरमिट बोलते थे, इसीलिए धीरे धीरे उनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। तो ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा। क्या हुआ अवध में? यहाँ पे जो मूवमेंट हुआ, जो आंदोलन हुआ अवध में, ये तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स, यानी जो बड़े जमींदार लोग थे, ठीक है, जो तालुक यानी कि कहीं तो पूरे गांव के जो मालिक हुआ करते थे, उनके अगेंस्ट में किया गया, क्योंकि वो लोग बहुत ही हाई रेंट्स, बहुत ही ज़्यादा रेंट की डिमांड कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ज़मीन के लिए वसूली कर रहे थे, और उसके अगेंस्ट में किया गया। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग तरीके के किसानों से टैक्स लिए जाते थे, सेसेस लिए जाते थे। पेजेंट्स हैड टू डू बेगार। बेगार का मतलब होता है कि बिना पेमेंट के आप किसी के लिए काम करते हैं। जब भी आप किसी के लिए काम करते हैं तो उसके बदले में वो व्यक्ति आपको कुछ पैसे देता है, लेकिन बेगार के तहत जब आप काम करते हैं तो आपको उसके बदले में कोई पैसे नहीं मिलते हैं। तो जो पेजेंट्स थे उनको ज़बरदस्ती जो है उनसे बेगार कराया जाता था लैंडलॉर्ड्स के द्वारा और उनके फॉर्म पे, और इसके लिए उन्हें कोई पैसे नहीं दिए जाते थे। इसके अलावा जो टेनेंट्स थे, जो ऐसे व्यक्ति थे जो दूसरों के खेतों पे काम करते थे, उनको कोई सिक्योरिटी कोई नहीं था टेन्योर का, कि समय तक उन्हें काम करने, जो टेनेंट्स थे यानी कि जो किसी लैंडलॉर्ड्स के ज़मीन पे रहते थे, उन्हें कोई सिक्योरिटी नहीं थी कि कितने समय तक वो वहाँ पे रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अगर बहुत लंबे समय तक रहने दिया जाता था, ज़मींदारों को इस बात का डर था कि अगर ये हमारी ज़मीन पर बहुत लंबे समय तक रह जाएंगे तो फिर वो उस ज़मीन के ऊपर क्लेम करने लगेंगे, वो ये कहने लगेंगे कि यह हमारी ज़मीन है। इसीलिए उन्हें कुछ समय बाद जो है रेगुलरली उन्हें एविकेट कर दिया जाता था, उन्हें उस ज़मीन से बाहर निकाल दिया जाता था।
द पेजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। जो पेजेंट मूवमेंट हुआ अवध में, इनका डिमांड क्या था कि रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू किया जाए, यानी जो आप टैक्स ले रहे हैं, जो रेवेन्यू हमसे ले रहे हैं, उसे आप कम कीजिए। बेगार को ख़त्म कीजिए, यानी कि बिना पैसे दिए मजदूरी कराना बंद कीजिए, ठीक है। और सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव और लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। और इसी के साथ उन्होंने ऑपरेसिव जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो ऐसे लैंडलॉर्ड्स थे जो पेजेंट्स के साथ, किसानों के साथ गलत व्यवहार करते थे, उनके साथ गलत व्यवहार करते थे, उनके साथ एक तरीके से दमनकारी व्यवहार करते थे, उनका इन लोगों ने सोशल बाइकआउट करना शुरू कर दिया, उनका सामाजिक बहिष्कार करना शुरू कर दिया। इसी के तहत एक बहुत ही फेमस मूवमेंट हुआ जिसको बोलते हैं नाई धोबी बंद। नाई का मतलब आप जानते होंगे शायद, अगर आप नॉर्थ इंडिया के रहने वाले हैं तो नाई का मतलब होता है बार्बर, जो बाल काटता है, ठीक है। और धोबी यानी कि जो कपड़े धोता है, वॉशरमैन। तो नाई धोबी बंद के तहत क्या किया गया, टू डिप्राइव द लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज, यानी कि नाई धोबी बंद के तहत ये दोनों सर्विसेज लैंडलॉर्ड्स को नहीं दी जाएंगी, ठीक है। यानी कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं, न उनके पास कोई बाल काटने उनका जाएगा और न ही उनके कोई कपड़े धोने जाएगा। ये एक मूवमेंट चलाया गया था उस दौरान। जून 1920 में नेहरू अवध के गांवों की तरफ गए, यह देखने के लिए कि इनको क्या समस्याएं हो रही हैं, और जब उनको समस्याओं के बारे में पता चला तो अक्टूबर में उन्होंने एक अवध किसान सभा का स्थापना किया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू खुद थे, इसके अलावा बाबा रामचंद्र थे और भी कुछ लोग इसके मेंबर हुआ करते थे। तो ये एक मूवमेंट शुरू हुआ, ठीक है। अवध किसान सभा का नाम आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अवध का स्पेलिंग लिखा हुआ है OUDH, पहले लिखा था AWADH, ठीक है, दोनों सेम है, अवध या अवध, इसको जो भी लिखिए। विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर अंदर लगभग 300 ब्रांचेस इस अवध किसान सभा की पूरे इस रीजन में, अवध रीजन में बना दी गई, इस्टेब्लिश कर दी गई। लेकिन जिस तरीके से ये आंदोलन आगे बढ़ने लगा, उससे कांग्रेस खुश नहीं थी, कांग्रेस उससे अनहैप्पी थी। क्यों अनहैप्पी थी? क्योंकि उस समय बहुत सारे ताल्लुकदार जो थे, व्यापारी थे, उनके घरों के ऊपर अटैक किया गया, बाज़ारों को लोगों ने लूटना शुरू कर दिया, और जो ग्रेन होर्ड्स थे, यानी कि जो अनाज के गोदाम थे, उसको लोगों ने लूटना शुरू कर दिया। तो ये जो तरीका थे, मतलब किसी के घर के ऊपर अटैक करना, ताल्लुकदार के ऊपर, जमींदार के घरों के ऊपर अटैक करना, या बाजार को लूट लेना, गोदामों को लूट लेना, अनाज के गोदाम को लूट लेना, इस तरीके से कांग्रेस बहुत खुश नहीं थी। लोकल लीडर्स जो थे, इस अवध मूवमेंट के जो लोकल लीडर्स थे, जो स्थानीय नेता थे, उन्होंने किसानों से क्या कहा? उन्होंने कहा कि गांधी जी ने डिक्लेयर किया है कि अब हमें कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, जबकि पहले का डिमांड था कि टैक्स को कम किया जाए। अब इन्होंने क्या कहा कि गांधी जी ने कहा है कि टैक्स कोई नहीं देना, यानी कि गांधी जी ने ऐसा कुछ कहा नहीं था, लोगों ने खुद इसका मीनिंग निकाला था कि नो टैक्सेस वेयर टू बी पेड एंड लैंड वॉज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पुअर। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा कि कोई टैक्स नहीं देना है, और प्लस जो ज़मीनें हैं वो गरीब लोगों के बीच में आपस में बांट दी जाएंगी। और इस तरीके से महात्मा का नाम, यानी कि गांधी का नाम ले करके, और जो भी ये लोग कार्य करते थे, चाहे किसी के ऊपर अटैक करना, बाजार को लूट लेना, गोदामों को अनाज के गोदामों को जो है लूट लेना, इस तरीके के जो भी कार्य थे, महात्मा गांधी का नाम लेकर के इन लोगों ने सबके लिए जो है एक तरीके से सैंक्शन ले लिया, एक तरीके से कहे तो सहमति इनको मिल गई थी कि हाँ, गांधी जी ने कहा है तो सही है। जबकि रियलिटी ये थी कि गांधी जी के द्वारा ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया था। ट्राइबल पेजेंट्स, जो ट्राइबल लोग थे, उन्होंने गांधी जी के मूवमेंट का, जो स्वराज का जो मूवमेंट था, उसका एक अलग ही मतलब निकाला, जैसा कि हुआ था गुडेम हिल्स में। गुडेम हिल्स आंध्र प्रदेश में रहने का एक जगह है, और यहाँ पे मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट हुआ। गुरिल्ला मूवमेंट का मतलब ये होता है कि छुप करके किसी के ऊपर हथियार से वॉर करना। ये 1920s में ये भी वहाँ पे हुआ था, गुडेम हिल्स में। गुडेम हिल्स कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश का बच्चों एरिया है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गुडेम कोठा विधि लिखा हुआ है, यानी कि गुडेम विलेज है, और इसी एरिया में आंध्र प्रदेश में ये मूवमेंट शुरू किया गया था। ये हो गया। इसके बाद देख लेते हैं, ये जो मूवमेंट शुरू किया गया गुडेम हिल्स में, ये इट वॉज नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट वाज कांग्रेस कुड अप्रूव। यहाँ पे अगेन सेम चीज़ कि ये एक ऐसा आंदोलन यहाँ पे इस तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि ये मिलिटेंट था, हथियार के साथ यहाँ पे मूवमेंट हो रहा था, और छिप करके लोगों के ऊपर वॉर किया जा रहा था। तो अगेन दिस वाज नॉट अ काइंड ऑफ स्ट्रगल दैट कांग्रेस कुड अप्रूव। इसको भी कांग्रेस अप्रूव नहीं कर सकती थी, कांग्रेस इस तरीके से सहमत नहीं थी। कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज फॉर लार्ज फॉरेस्ट एरिया। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जो अंग्रेजों की सरकार थी, उन्होंने बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया को, जो बड़े बड़े फॉरेस्ट एरिया थे, उसको उन्होंने बंद कर दिया, और लोगों को फॉरेस्ट में अपने जानवरों को चराने से, या कोई भी फ्यूल वुड्स, यानी कि जो है जलाने के लिए जो लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं जंगल से, उसके लिए
या कोई फल इकट्ठा करने के लिए उसे मना कर दिया। ठीक है, यानी कि अब जो उस एरिया में रहने वाले लोग हैं वो जंगल से न तो लकड़ी बटोर सकते थे, न फल ला सकते थे खाने के लिए, और न ही अपने जानवरों को वहाँ चराने के लिए ले जा सकते थे। इन सब के लिए उन्हें मना कर दिया गया। इससे क्या हुआ, इसका असर उनका सीधे सीधे पड़ा उनके लाइवलीहुड पे, यानी उनका जो जीविका था, उनको जो इनकम जनरेट हो सकता था उसके ऊपर उसका असर पड़ा। और साथ ही साथ उनका जो ट्रेडिशनल राइट था, क्योंकि अब जानते हैं कि जो ट्राइबल्स लोग थे वो जनरली जो है फॉरेस्ट एरिया में ही रहते रहे हैं, तो उसके ऊपर भी उनका असर पड़ा। और इस वजह से इस हिल में रहने वाले, इस पहाड़ी में रहने वाले लोग जो है बहुत ही अंग्रेजों से क्रोधित थे, गुस्सा में थे। When the government began forcing them to contribute pegard for the road building, the hill people revolted. और फाइनली जब गवर्नमेंट ने यहाँ के लोगों से बेगार करने के लिए कहा, जब रोड उस समय बनाए जा रहे थे तो उसने बेगार करने के लिए कहा। बेगार का मैंने मतलब आपको पहले बताया, बेगार का मतलब है कि बिना पेमेंट के काम कराना। तो जब यहाँ के लोग तो पहले से ही गुस्सा थे कि आप मुझे जंगल में एंटर नहीं करने दे रहे हैं, जंगल से मुझे लकड़ियाँ नहीं बीनने दे रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि आप जो है हमारे लिए बेगार कीजिए, जो रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें आप बिना पेमेंट के कंट्रीब्यूशन दीजिए, बिना पेमेंट के आप लेबर का काम कीजिए। अब जब ऐसा गवर्नमेंट ने करने के लिए कहा तो फिर यहाँ के लोगों ने क्या किया, फाइनली रिवोल्ट कर दिया, आंदोलन कर दिया। अब इस यहाँ पे जो आंदोलन हुआ उसको लीड किया था अल्लूरी सीताराम राजू ने। अल्लूरी सीताराम राजू जो कि इस बात का क्लेम करते थे कि ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, कि वो सही सही भविष्यवाणी कर सकते हैं, साथ ही वो लोगों का उपचार कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अगर बुलेट से मारा जाए, यानी कि अगर गन शॉट किया जाए तो फिर भी उनको कुछ नहीं होगा। ये है अल्लूरी सीताराम राजू का ये स्टैचू बना हुआ है यहाँ पे। और जो विद्रोही लोग थे, सॉरी जो रेबल्स थे, जो विद्रोह कर रहे थे इस आंदोलन में, अंग्रेजों के खिलाफ जिन लोगों ने आंदोलन किया, आंदोलनकारी जो लोग जो थे, उन्होंने कहा कि जो अल्लूरी सीताराम राजू है, ही इज़ द इनकारनेशन ऑफ गॉड, वो ईश्वर के पुनर्अवतार हैं, उनका जन्म हुआ है, ईश्वर के वो अवतार हैं, यह कहा गया। राजू जो है, अल्लूरी सीताराम राजू हमेशा महात्मा गांधी की महानता के बारे में बात किया करते थे। उन्होंने कहा कि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से बहुत ही इंस्पायर हैं, और साथ ही उन्होंने लोगों से कहा कि आप खादी पहनिए और ड्रिंकिंग करना छोड़ दीजिए, यानी कि शराब का सेवन छोड़ दीजिए और खादी पहनिए और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि महात्मा गांधी ऐसा कहते हैं। साथ ही साथ लेकिन एक और चीज़ था, वो कहते थे कि इंडिया को अगर आज़ाद करना है, हमें भारत को अगर आज़ाद करना है अंग्रेज़ों से, तो हमको फोर्स का यूज करना पड़ेगा, नॉन वायलेंस से नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो महात्मा गांधी के बारे में बात करते थे, लेकिन महात्मा गांधी कहते थे कि नॉन वायलेंस का यूज करना है, यानी हमें हिंसा नहीं करनी है। अल्लूरी सीताराम राजू उनकी कुछ बातों से सहमत हो शायद थे, तो वो कहते थे कि खादी पहनना है, ड्रिंकिंग नहीं करना है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना है। लेकिन साथ ही साथ वो क्या कहते थे कि नॉन वायलेंस हमको नहीं रास्ता अपनाना है, हमें वायलेंस का यूज करना है, हमें फोर्स का यूज करना है, और तभी हम इंडिया को लिबरेट कर सकते हैं, इंडिया को हम आज़ाद कर सकते हैं। और इस तरीके से जो रेबल्स थे, जो आंदोलनकारी थे, उन लोगों ने पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक किया, उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को किल करने का प्रयास किया, उनको मारने का प्रयास किया, और उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर किया स्वराज को अपनाने के लिए, यानी कि छिप करके, और अंग्रेज़ों के ऊपर उन्होंने अटैक करना शुरू किया ताकि वो स्वराज को पा सके। फाइनली जो है 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को कैप्चर कर लिया गया और उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। और इस तरीके से अल्लूरी सीताराम राजू बाद में एक फोक हीरो बन गए, यानी कि वहाँ के जो गुडेम हिल्स का जो एरिया है वहाँ के लिए एक वो लोकल हीरो बन गए, और वहाँ के लोकगीत में, लोक संगीत में उनका नाम आने लगा। अब हम देखते हैं स्वराज इन द प्लांटेशन, यानी जहाँ पे खेती होती थी, प्लांटेशन होता था, वहाँ पे हम पढ़ते हैं। इसमें हमको पढ़ना है असम के प्लांटेशन, टी प्लांटेशन के एरियाज़ के बारे में। यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे, जो टी प्लांटेशन के जो वर्कर्स थे, उनके लिए महात्मा गांधी का मतलब और महात्मा गांधी के स्वराज का एक अलग ही मतलब उन लोगों ने निकाला। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, फ्रीडम मीन्स द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर इनक्लोज्ड। असम में रहने वाले जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, उनके लिए फ्रीडम का मतलब था कि हम जो कन्फाइंड स्पेस है, जो एरिया, जो प्लांटेशन का जो एरिया है जिसे घेर करके रखा गया है, उसमें से जब हम चाहें तो बाहर जा सकते हैं और जब चाहें तो हम अंदर आ सकते हैं, ताकि हम अपने गांव के साथ भी जुड़ सकें, यानी कि हम बाहर जाएं, गांव के से मिले, गांव के लोगों से मिले, गांव से जुड़े रहें, फिर वापस आएंगे, काम करेंगे। तो इन लोगों के लिए फ्रीडम का यही मतलब था। एक एक्ट आया था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। इसमें क्या कहा गया था कि प्लांटेशन वर्कर्स आर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन, यानी कि जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं वो बिना परमिशन के, बिना परमिशन लिए
टी गार्डन से बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन हकीकत साथ ही साथ ये भी थी कि अगर वो ऐसा परमिशन मांगते तो शायद ही उन्हें कोई परमिशन दिया जाता। जब प्लांटेशन वर्कर्स ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, व्हेन दे हर्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, थाउजेंड ऑफ वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटीज़। हजारों वर्कर्स ने, जो प्लांटेशन में काम करते थे, उन्होंने अथॉरिटीज़ को, यानी जो वहाँ के अधिकारी थे, ऑफिसर्स थे, उनकी बात की अवहेलना करना शुरू किया, उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और वह प्लांटेशन को छोड़ करके अपनी गाँवों की ओर चलने के लिए निकल पड़े, अपने घर जाने के लिए निकल पड़े। उन्हें विश्वास था कि गांधी राज आएगा, गांधी राज आ रहा है, और जब वो गांधी राज आ जाएगा तो जब वो गांव पहुंचेंगे तो गांव में हर किसान को, हर प्लांटेशन वर्कर्स को उनकी अपनी वहाँ पे ज़मीन मिलेगी उन्हें। तो ये सोच करके वो गांव के लिए चल दिए, लेकिन वो कभी गांव पहुंच नहीं पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि जब उन्होंने प्लांटेशन वर्क का एरिया छोड़ा और वो जब गांव के लिए निकले तो वो कैसे जाते? वो या तो वो रेलवे से जाते या तो स्टीमर से जाते, लेकिन उस समय रेलवे का और स्टीमर का दोनों का स्ट्राइक चल रहा था और इसलिए वो वहाँ से, उस एरिया से, असम के एरिया से नहीं निकल पाए और फाइनली उन्हें पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया और बहुत बुरी तरीके से उन्हें पीटा भी गया। अब ये जो मूवमेंट्स हमने पढ़ा, चाहे वो प्लांटेशन वर्कर्स का मूवमेंट रहा हो या जो कंट्री साइड के जो मूवमेंट हो, जो ग्रामीण क्षेत्रों के आंदोलन थे, उसमें जो भी विजन थे, लोगों के जो उद्देश्य थे, वो कोई भी ऐसे उद्देश्य नहीं थे जो कांग्रेस के द्वारा डिफाइन किए गए थे। मतलब ये जो तरीके लोगों ने अपनाए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का, वो कांग्रेस के द्वारा डिफाइन नहीं किए गए थे। हर जगह लोगों ने अपने अपने तरीके से स्वराज को डिफाइन किया और हर कोई चाहता था कि जो हमारे दुख हैं, जो सफरिंग्स हैं, जो ट्रबल्स हैं, यानी जो परेशानियां हैं, उससे हम मुक्ति किस तरीके से पाएंगे, और जो मुक्ति पाने का जो तरीका था, मतलब जो परेशानियों से दूर होने का जो तरीका था, उसी को उन्होंने स्वराज का मीनिंग लगाया कि स्वराज का मतलब यही है। जो ट्राइबल्स लोग थे वो गांधी जी का नाम लेते थे और साथ ही साथ स्वतंत्र भारत का एक नारा बुलंद करते थे, और इस तरीके से जब वो स्वतंत्र भारत की बात करते थे तो एक तरीके से इमोशनली, भावनात्मक रूप से वो एक ऑल इंडिया एजिटेशंस, यानी कि एक अखिल भारतीय आंदोलन से वो जुड़ जाते थे। क्योंकि जब आप स्वतंत्र भारत की बात करते हैं, जब आप भारत की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आप पूरे ऑल इंडिया लेवल के एक आंदोलन की बात करने लगते हैं। जब लोग महात्मा गांधी के नाम पर कोई कार्य करते थे या कांग्रेस के नाम पे कार्य करते थे, ठीक है, तो इस तरीके से जब आप महात्मा गांधी के नाम पे कोई कार्य कर रहे हैं, कांग्रेस के नाम से कोई कार्य कर रहे हैं, तो आप एक ऐसे मूवमेंट से जुड़ जाते थे कि आप जो है ये अपने जो लोकल प्रॉब्लम्स है, जो लोकल समस्याएं हैं, उससे आप ऊपर उठ करके पूरे नेशनल लेवल की समस्या के बारे में आप सोचने लग रहे हैं। इस तरह का भाव उत्पन्न होता था। फाइनली हम पढ़ेंगे चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में, जो 1922 में हुआ था। क्या हुआ था इसमें? द इंसिडेंट टुक प्लेस एट चौरी चौरा इन द गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस, यानी कि आज का उत्तर प्रदेश। यहाँ पे गोरखपुर नाम का एक ज़िला है जहाँ पे एक चौरी चौरा नाम का जगह हुआ करता था, और यहीं पे 1922 में 5 फरवरी को हुआ चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसमें बहुत सारे जो पीसफुल प्रोटेस्टर थे, यानी कि आंदोलनकारी जो शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उनकी पुलिस से झगड़ा हुआ, कुछ मुठभेड़ हुआ, और उसमें पुलिस वालों ने इन लोगों के ऊपर, आंदोलनकारी लोगों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। बाद में जो आंदोलनकारी लोग थे उन्होंने पुलिस स्टेशन को घेर लिया और उसमें आग लगा दिया। फाइनली इस तरीके से इस इंसिडेंट में 3 सिविलियंस, यानी कि 3 नागरिक जो आंदोलन कर रहे थे, प्लस 22 पुलिसमैन जो उस पुलिस स्टेशन के अंदर फंसे हुए थे, वो इस इंसिडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। और जब यह इस इंसिडेंट के बारे में महात्मा गांधी ने सुना तो उन्हें दुख हुआ और फाइनली उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर लिया, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्होंने स्टॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि जो ये मूवमेंट है वो अहिंसा के तरीके से चले, इसमें कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन चौरी चौरा में जो इंसिडेंट हुआ ये बहुत ही एक बुरा वायलेंस का तरीका था, जिसमें पुलिसमैन को पुलिस स्टेशन में घेर करके जला दिया गया। तो इससे दुखी होकर के महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एट विच प्लेस महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आंसर होगा चौरी चौरा। तो आज के लेक्चर में दोस्तों ये इतना ही था। आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, व्हाई डिड द अवध मूवमेंट ऑफ पेजेंट्स बिगेन, गिव एनी वन रीजन। तो आप कोई भी आंसर एक दे सकते हैं कि क्यों अवध मूवमेंट शुरू किया गया। वाई वेर द इलेक्शंस नॉट बाइकॉटेड इन मद्रास, मैंने आपको बताया कि मद्रास में जो पार्टी थी उसने क्यों नहीं इसका बाइकआउट किया है काउंसिल इलेक्शन का। हु लेड द अवध किसान सभा इनिशियली, शुरू में अवध किसान सभा को किसने लीड किया, मैंने नाम बताया, फोटो भी दिखाया था आपको। व्हाट डिड द फ्रीडम मीन टू द प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, असम के प्लांटेशन वर्कर्स के लिए फ्रीडम का क्या मतलब था, आप लिख सकते हैं। स्टेट 1 इम्पैक्ट ऑफ द रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट्स ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो इम्पोर्ट्स को कम कर दिया गया, यानी कि जो विदेशों से जो सामान आते थे उसको जो कम कर दिया गया, उसकी मात्रा घटा दी गई, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा
तो आप लिख सकते हैं कि कितने वैल्यू का पहले सामान आता था, बाद में कितने वैल्यू का सामान हो गया। 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन देख सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इमर्ज इन द टाउन्स। मैंने इसको डिटेल में बताया कि टाउन्स में किस तरीके से मूवमेंट आगे बढ़ा और इसका इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। अगला है हाउ डिड प्लांटेशन वर्कर्स हैव देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज एक्सप्लेन। यानी कि जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। हाउ हैड पेजेंट्स एंड ट्राइबल पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इसमें आप चाहें तो अवध और गुडेम हिल्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड एंड ड्रीव इट्स फोल्ड द स्ट्रगल ऑफ पेजेंट्स एंड ट्राइबल कम्युनिटीज एलोबरेट। यानी कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ वो कंट्री साइड में किस तरीके से फैला और किस तरीके से ये पेजेंट्स और ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा ये इसको आगे बढ़ाया गया, इसको एक्सप्लेन करना है। सेम क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन। वाई डिड गांधी जी डिसाइड टू विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन फरवरी 1922 एक्सप्लेन इन 3 रीजन्स। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फरवरी 1922 में क्यों इसको वापस ले लिया गया, तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में लिख सकते हैं आप इसमें। एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सेज ऑफ द प्लांटेशन वर्कर्स टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाई महात्मा गांधी। व्हाट डिड द फ्रीडम मीन्स फॉर देम। सेम क्वेश्चन है प्लांटेशन वर्कर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ गुडेम रेबल्स। गुडेम रेबल्स का मेन फीचर्स क्या थे, तो उसको आप 3-4 पॉइंट जैसा पूछा जाता है उस हिसाब से लिख सकते हैं। वाई वर सम लीडर्स विद इन द कांग्रेस वे आर रिलक्टेंट टू स्टार्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कुछ लीडर्स जो कांग्रेस के अंदर ही थे वो क्यों नहीं स्टार्ट करना चाहते थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आपको ये बताना है। ठीक है, क्यों नहीं स्टार्ट करना चाहते थे मैं अभी यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। क्योंकि वो नहीं चाहते थे, वो एक्चुअली डिसाइडेड नहीं था कि किस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ेगा। पिछला लेक्चर जब मैंने डिस्कस किया था वहाँ पे इसका आंसर डिस्कस किया था, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा। स्वराज मीन डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल एक्सप्लेन। स्वराज का हर किसी के लिए अलग अलग मतलब था, इसको एक्सप्लेन करना है। तो आप जो 2-3 मैंने एग्जांपल बताया, चाहे वो गुडेम हिल्स का हो, सिटीज़ का, टाउन्स का जो है, प्लांटेशन का है, अवध का जो मूवमेंट है, सबको आप लिख सकते हैं। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन मेड बाई अलूरी सीताराम राजू टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आप अलूरी सीताराम राजू के द्वारा जो मूवमेंट चलाया गया था गुडेम हिल्स में, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। 12th क्वेश्चन है व्हाट वर द मेन डिमांड्स ऑफ द पेजेंट्स ऑफ द अवध। यानी कि अवध के किसानों का क्या डिमांड था, इसको आप लिख सकते हैं। वाई डू यू थिंक दैट द मूवमेंट स्लोड डाउन इन द सिटीज़। मूवमेंट जो है स्लो डाउन कैसे होता गया, धीरे धीरे इसकी गति धीमी क्यों पड़ती गई शहरों में, इसको आपको लिखना है। तो आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो तो आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू सो मच।